पूरे विश्व की निगाहें आज भारत की तरफ हैं और भारत का हर एक देशवासी आज उस क्षण के इंतजार में है जब चंद्रयान लैंड करेगा। शाम का वो वक्त जब चंद्रयान की लैंडिंग होगी, वो क्षण कितना ऐतिहासिक होगा, इसका सब लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अलग अलग जगहों पर इसको लेकर के पूजा पाठ हो रहे हैं, प्रार्थनाएं हो रही हैं। पर किस तरीके से चंद्रयान 2 के फेल हो जाने के बाद 4 साल में किस तरीके से हमारे साइंटिस्टों ने मेहनत की और वापस से जून के महीने में चंद्रयान 3 को भेजा गया और आज वो लैंड होने वाला है। किस तरीके से क्या खास होने वाला है, ये तमाम जानकारियां हम लेके मैं इस वक्त लखनऊ विश्वविद्यालय में मौजूद हूं। डॉक्टर अलका मिश्रा जो प्रोफेसर हैं एस्ट्रोनॉमी डिपार्टमेंट की। मैम, एक जानकारी ये चाहेंगे क्योंकि पूरे देश की निगाहें आज चंद्रयान 3 पर हैं, क्योंकि आप इस डिपार्टमेंट से जुड़ी हुई हैं, आप बच्चों को लगातार इसके बारे में पढ़ाती हैं। इसकी खासियत क्या होगी जब वो वहां पहुंच जाएगा? देश क्योंकि इतना उत्सुकता से, इतना बेसब्री से जो इंतजार कर रहा है, क्या हमें मिलने वाला है जब वो वहां लैंड करेगा? देखिए, ये जो हमने पहला चंद्रयान जो मिशन की हम बात करते हैं, तो पहला चंद्रयान हमने भेजा था 2008 में भेजा था। उसके बाद 2019 में चंद्रयान 2 गया। और जो आपने कहा कि वो फेल्योर था, तो वो हम इस बात से एग्री इसलिए नहीं कर पाते हैं कि उसका ऑर्बिटर आज भी काम कर रहा है। खाली उसका वो एक्चुअली देखा जाए तो 95% सक्सेसफुल था। उसका जो लैंडर था वो सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाया था, जिसकी वजह से लोगों को ऐसा लगा कि शायद वो हमारा पूरा मिशन चला गया। लेकिन वो पूरा मिशन ऑर्बिटर में जो पेलोड्स रखे थे, जो इंस्ट्रूमेंट्स रखे हुए थे, वो उन्होंने पैरेलल में पूरी उसकी टोपोग्राफी की पूरा मून को। और उसके बाद हम लोग ने जो, चूंकि साउथ हम लोग ने टारगेट कर रखा था कि साउथ पोल के आसपास हम लोग लैंडिंग कराएंगे, तो उसकी पूरी टोपोग्राफी की कि हमारा कौन सा ऐसा प्लेस है जहाँ पे हम इसकी लैंडिंग करा सकते हैं। तो वो एरिया हमारा चूज हुआ जो कि 70 डिग्री साउथ है। इसके एक टाइको क्रेटर है बहुत बड़ा, उसी के पास में है। तो ये चंद्रयान 3 जो है, इसके ऊपर जो है हमारे 3 पेलोड्स जो हैं वो हमारे इसके लैंडर पे हैं, और 2 पेलोड्स हैं जो हमारे इसके रोवर्स पे हैं। और हम लोग इसमें ऑर्बिटर का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। और जो पेलोड्स हैं, जिनको कि हम आम भाषा में इंस्ट्रूमेंट्स कहते हैं, तो इन पे जो डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स रखे हैं, कैमरे हैं और स्पेक्ट्रोमीटर्स हैं, उस पर रोबोटिक आर्म्स हैं कि थोड़ा डिग आउट भी करेंगे, अंदर भी देखेंगे कि क्या चीज़ उसके अंदर, किस तरह के मिनरल्स के होते हैं। तो पूरी सॉइल की स्टडी करेंगे, किस तरह पे वहाँ पे वाइब्रेशंस हैं, किस तरह के क्वैक्स, अर्थक्वैक्स जैसे यहाँ पे होते हैं, तो किस तरह से वहाँ पे भूकंप आते हैं, या किस तरह की टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ हैं। ये सारी स्टडीज़ हम लोग इसमें जो रखे हुए इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनके तहत हम करने वाले हैं। अब पेलोड्स की आपने जिक्र किया, लैंडर और रोवर के अगर दर्शकों को आप वो समझा सके, इसके मायने क्या होते हैं एक आम भाषा में, कैसे आप? देखिए, अगर आम भाषा में हम मिशंस के बारे में बात करना चाहें, तो हमारे मिशंस जो होते हैं वो बेसिकली एक होते हैं फ्लाई बाय मिशंस होते हैं। फ्लाई बाय मिशंस में क्या होता है कि हमने अपना रॉकेट लॉन्चर से मिशन को लॉन्च किया, और मिशन जो होता है कि हमने मान लीजिए किसी एस्ट्रॉयड को लिया, तो वो हम देखते हैं कि इस एस्ट्रॉयड हमारा अगर इस डायरेक्शन में ये जा रहा है हमारा फ्लाई बाय मिशन, तो एस्ट्रॉयड यहाँ पे आया और उस पर जो भी पेलोड्स या जो भी इंस्ट्रूमेंट्स रखे होते हैं, वो उसके अगर कैमरे हैं तो फोटोग्राफी कर रहा है, स्पेक्ट्रोमीटर्स हैं या व्हाटएवर, वो सारी चीजें अपना काम करता रहता है। लेकिन वो एक डायरेक्शन में आगे बढ़ता चला जाता है, वो उसको ऑर्बिट नहीं करेगा। उसके बाद उसके बाद जो दूसरा टारगेट मान लीजिए मार्स अपनी ऑर्बिट में घूमता हुआ पास में आ गया, तो वो उसका भी सेम अपने पेलोड्स के अकॉर्डिंग, जो अपने इंस्ट्रूमेंट के अकॉर्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन उनसे गैदर कर सकता है वो गैदर करने का, और पर्टिकुलर एक डायरेक्शन में चलता चला जाता है। जैसे हमारी मारिनर सीरीज गई थी, हमारी वॉयेजर सीरीज गई थी। वॉयेजर सीरीज 1978 में गया था, वो आज भी काम करते करते सोलर सिस्टम के बाहर निकल गया है, और अभी हमारा उससे कनेक्शन बना हुआ है। तो ये अपने आप चलते चले जाते हैं, और एक टाइम के बाद इन्फॉर्मेशन आनी बंद हो जाती है, यानी कि कनेक्शन खत्म हो जाते हैं। तो ये हमारे फ्लाई बाय रोवर्स का मतलब, हाँ, तो ये फ्लाई बाय मिशन हो गया। अब होते हैं दूसरी तरह हमारे होते हैं कि ऑर्बिटर्स आते हैं, जिसमें कि हम भेजते हैं इनको, और जो पर्टिकुलर हमारा टारगेट होता है एक, जैसे हमारा मून टारगेट है, तो मून के अराउंड ये ऑर्बिटर ये मूव कर रहा है, अराउंड किसके ऑर्बिट में हम इस्टेब्लिश कर देते हैं, और उस ऑर्बिटर के अंदर हम एक दूसरा रखते हैं लैंडर। वो लैंडर के अंदर भी पेलोड्स होते हैं, तो हम ऑर्बिटर से अपने लैंडर को नीचे लगाते हैं, जैसे कि पैराशूट से जंप करते हैं, तो उस तरह से वो नीचे आता है। और वही लैंडर जो है, जो विक्रम जिसका नाम है, वो सॉफ्ट लैंडिंग करके एक ट्राइपॉड टाइप का जैसे होगा, वो नीचे आके गिरेगा और पर्टिकुलर जो एरिया है वहां पे वो लैंड कर जाएगा, वहां पे स्टेशनरी हो जाएगा। उसके अंदर कुछ इंस्ट्रूमेंट्स रखे होंगे, वो इंस्ट्रूमेंट्स जो होंगे वो अकॉर्डिंगली अपना काम करेंगे, जो फोटोग्राफी के लिए जिस वर्क के लिए रखे गए हैं वो काम करेंगे। इसी लैंडर के अंदर हमारा रोवर होता है। रोवर का मतलब होता है कि वो होता है क्या है कि एक रैंप ऐसा खुलता है, और उससे वो, जैसे टॉय कार नहीं होती है, उसी तरह से वो उतरता हुआ नीचे आता है। वो एक जगह पे नहीं है,
वो पर्टिकुलर एरिया जो डिजाइन होता है, जैसे रिमोट कार का भी होता है, एरिया होता है कि उसमें आप रिमोट से उसको मूव करा सकते हैं, तो वो डिफरेंट डिफरेंट जगह जाके वो वहां पे मूव करता है। जैसे देखा होगा आपने टॉय कार की, जैसे हम एग्जांपल बार बार कह रहे हैं आपसे, तो वो उस तरह से वो मूव करता है। तो ये हमारा रोवर होता है, यानी कि ऑर्बिटर के अंदर हमारा लैंडर जब लैंड करता है उसके अंदर रोवर होता है, और इन पे डिफरेंट डिफरेंट हम लोग पेलोड्स रखते हैं। जैसे हमारा रोवर जो इसमें है, तो उसके अंदर जो है हमारा एक रोबोटिक आर्म भी है, जो कि जगह पे डिग आउट करेगी वहां पे, क्योंकि ऊपर थोड़ा रेडिएशंस की वजह से थोड़ा चेंज भी होता है, लेकिन अंदर जो होता है वो वहाँ की सॉइल सैंपलिंग करेगी, सॉइल सैंपलिंग करेगी, जिसकी स्टडी करके हमको पता चलेगा कि अंदर किस तरह के मिनरल्स हैं, क्या है, मतलब इसमें जो है सॉइल स्टडी होगी। उसके अलावा जैसे हमने आपको बताया कि उसके वाइब्रेशंस, टेक्टोनिक एक्टिविटीज, जो प्लेट्स की एक्टिविटीज होती है, उसके अलावा उसकी थर्मल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, है ना। तो ये सारी चीजें जो पेलोड सकते हैं वो सारी चीजें हम करने वाले हैं इसमें। एक चीज और, हम जो साउथ पोल पर उतरने जा रहे हैं, अभी तक किसी भी देश ने, बाकी जो 3 देश उतरे हैं वो साउथ पोल पर नहीं उतरा है। साउथ पोल पर उतरने का कारण क्या है और क्यों हम जा रहे हैं? साउथ पोल क्यों इंपॉर्टेंट है? देखिए, साउथ पोल पर उतरने का कारण ये है कि बेसिकली अभी जितने भी मिशंस हैं, जापान ने भेजे हैं, यूएसए ने भेजे, चाइना ने जो भी, वो उन्होंने जो है वो बेसिकली नदर्न साइड को ज्यादा एक्सप्लोर किया हुआ है। चंद्रमा में क्या है कि उसमें सिंक्रोनस रोटेशन होता है। सिंक्रोनस रोटेशन का मतलब उसका रोटेशन और उसका रिवोल्यूशन सेम है। जैसे हमारी अर्थ का रोटेशन 24 आवर्स में जाता है, और लेकिन जो रिवोल्यूशन करती है वो 365 में 1/4 डेज में करती है। तो वहां पे यह है कि डिफरेंट डिफरेंट आप फेसेस देख सकते हैं, लेकिन इसमें रोटेशन और रिवोल्यूशन सेम होने की वजह से मून के एक ही सरफेस हमारी तरफ रहती है। ठीक है, तो पीछे की साइड के तो हम नहीं जानते होते हैं। दूसरा जो है, जितना भी एक्सप्लोर्ड एरिया है वो हमारा सब नदर्न साइड है या इक्वेटर के आसपास का है। सदर्न अभी अनएक्सप्लोर्ड है बिल्कुल। और ये जो रीजन हमने चूज किया है 70 डिग्री साउथ है, ये बिल्कुल साउथ पोल नहीं है, ये 70 डिग्री साउथ है, यानी कि करीब साउथ पोल से थोड़ा सा अलग हटके है। यहाँ पे एक नियरेस्ट जो क्रेटर है इसके, वो टाइको क्रेटर, बड़ा फेमस क्रेटर है, काफी बड़ा क्रेटर है, प्रोमिनेंट क्रेटर है, जिसको हम अर्थ से भी देख लेते हैं। तो उस क्रेटर के थोड़ा सा ये पास है, या आप कहिए कि इसके जहां पे जो लैंडिंग प्लेस है उसके पास नियरेस्ट टाइको क्रेटर है। मतलब कुछ नई चीज हमको वहां से उसके अंदर, हाँ, तो वहां पे एक्चुअली वो सर्विस, वहां पे रेडिएशंस, जो क्रेटर्स, और मून की पूरी सरफेस बहुत हाईली क्रेटर्ड है, तो उसके अंदर जो क्रेटर्स के अंदर होता है क्या, रेडिएशंस नहीं पड़ते हैं। तो अंदर जो है वो, जैसे कि हमारे चंद्रयान 2 ने बताया था कि वाटर कंपोजिशन, वाटर कंटेंट्स हो सकते हैं, तो वाटर को ढूंढना एक बहुत बड़ी चीज है कि अगर वाटर होता है तो हम लोग कहते हैं कि लाइफ हो सकती है, क्योंकि पानी अगर है तो लाइफ की पॉसिबिलिटी जरूरी नहीं हम लोग की तरह हो, लेकिन हो सकता है किसी और फॉर्म में किसी और तरह की लाइफ हो। दूसरा, उसके अंदर के जब हम अंदर के जो मॉलिक्यूल्स है, जो अंदर के जो क्या की कंपोजिशन अंदर क्या है, वो सब देखेंगे, तो उससे ही पता चलता है कि कहीं अगर कार्बोनेसिस मैटर होता है, जिसमें अगर कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स हमको मिलते हैं, तो भी थोड़ा इंटरेस्ट की बात होती है, क्योंकि अर्थ पे कार्बन बेस्ड लाइफ है। तो हम लोग जो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ की बात करते हैं, एलियंस जिनको हम कॉमन भाषा में बोलते हैं कि क्या एलियंस हैं, कहीं लाइफ और एग्जिस्ट करती है, हमारी तरह है, अलग तरह की है, ये बैक्टीरियल है, ये इस तरह की, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हम लोग काफी उसमें इंटरेस्ट है कि कहीं लाइफ एग्जिस्ट करती है। तो थोड़ा सा ये एस्ट्रोबायोलॉजी वाली एक उसमें ये भी चीज है। दूसरी चीज है कि इवोल्यूशन, कि अर्थ का सबसे नियरेस्ट ऑब्जेक्ट आपका यही है, तो उसके अंदर की जो आपको मटेरियल मिलने वाला है, तो उससे वो किस तरह का है, उसका नेचर क्या है, और बाहर दूसरे साइड का नेचर क्या है, तो एक इवोल्यूशन कैसे चेंजेस हो रहे हैं। एक सरफेस पे सोलर रेडिएशंस पड़ रहे हैं, एक जगह पे नहीं पड़ रहे हैं, तो इसका मतलब इट कंटेन्स मोर क्रिस्टाइन मटेरियल, ज्यादा हमारा प्योर मटेरियल मिल रहा है, तो कैसे उस चेंजेस हो रहे हैं। तो ये हमको बहुत से क्लूज देता है इस तरह की कैसे इवोल्यूशन हुआ होगा, कैसे सोलर सिस्टम फॉर्म हुआ होगा, कैसे और आगे फर्दर इवोल्यूशन हुआ होगा। तो इस तरह के बहुत से इंटरेस्टिंग हमको रिजल्ट मिलने वाले हैं। एक टर्म यूज हो रहा है, सॉफ्ट लैंडिंग। सॉफ्ट लैंडिंग का कारण, अगर क्या हार्ड लैंडिंग होगी तो उसमें कोई दिक्कत आ जाएगी? सॉफ्ट लैंडिंग के पीछे का टर्म का कारण, सॉफ्ट लैंडिंग बेसिकली अगर कहते हैं तो सॉफ्ट लैंडिंग क्या, हमारा जो अभी इस्टेब्लिश है, मान लीजिए जैसे ऑर्बिट जो कर रहा है, तो वो उसके अंदर ये ऐसे घूम रहा है, और हमको उसको वर्टिकली लाना है, और वर्टिकली भी लाना है। अब अर्थ के पे तो एटमॉस्फेयर है, तो एटमॉस्फेयर से भी है, उसकी ग्रेविटी भी है, और एटमॉस्फेयर होने की वजह से जैसे पैराशूट आता है तो वो कंस्ट्रेंट्स होते हैं जो उसकी स्पीड को कम कर देते हैं, लेकिन अब मून के ऊपर कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, मतलब ये नहीं कहेंगे कि वैक्यूम है, बट एटमॉस्फेयर इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। तो उसकी स्पीड को आपको स्लो डाउन करना है। एकदम से आप हार्ड लैंडिंग करनी है ना, आपने ऊपर से नीचे डाल दिया उसको, तो वो तो क्रैश कर जाएगा, क्रैश हो जाएगा, जैसे कि हो जाता है। तो सॉफ्ट लैंडिंग का मतलब है कि आप उसको धीरे धीरे ला रहे हैं, वो अपना मूव कर रहा है, धीमे धीमे ला के आपको उस पर्टिकुलर प्लेस पे ला के इंजिन्स लगे हैं, थ्रस्टर्स लगे हैं, जिससे उनको अपोजिट
करना है। जैसे कि ढाल पे अगर ऐसे करके स्लोप पे कार खड़ी है और वो आगे बढ़ रही है, तो आपको क्या करना है कि उसको रोकना है। तो इधर से आप फोर्स देंगे, तो अब नीचे से फोर्स देके उसको धीमे धीमे इसको स्लो डाउन करके धीरे से उसको लैंड कराना है कि जैसे वो हमारा जो है डैमेज ना हो, सेफ रहे। तो इसको ही बेसिकली हम लोग सॉफ्ट लैंडिंग का वर्ड यूज करते हैं कि बहुत स्मूथली हो जाए अपनी प्लेस पे, और उस पर कोई भी जो भी पेलोड्स रखें, कोई भी हमारे उस इंस्ट्रूमेंट्स के या हमारे लैंडर को कोई नुकसान ना हो। एक आखिरी सवाल मैम, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि अगर आज लैंड हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो 3 दिन बाद का एक वक्त बताया जा रहा है। इसके पीछे का कारण क्या है? 3 दिन बाद अगर आज हो जाता है तो सब कुछ अच्छा, अगर नहीं होता है तो 3 दिन बाद के चांसेस कैसे बनते हैं? क्या है इसके पीछे की वो इसलिए कह रहे हैं कि देखिए अगर समहाउ कुछ ऐसे, क्योंकि अब की बार वो लोग बहुत प्रिपेयर्ड है हर चीज के लिए, तो इसी वजह से उन्होंने कुछ एरिया भी चूज किया। तो उसका कुछ ऐसा एरिया होगा कि 3 दिन बाद वो मूव करता हुआ फिर उसी प्लेस पे आए, क्योंकि हाईली क्रेटर्ड है। आपको हमको ये यहाँ पे हमको एक मारिया मिल रहा है, प्लेन सरफेस मिल रही है, तो इमीडिएट हम तो अभी नहीं करा, 1 घंटे बाद करा देंगे, तो वो हमको जगह नहीं मिल पा रही है कि हम वहीं पे कराएं। तो वो उस जैसे उन्होंने कुछ कैलकुलेशंस उन्होंने कर रखे हैं कि अगर आज नहीं हो पाती, तो इसी वजह से उन्होंने कुछ इमरजेंसी उसमें इंजिन्स भी रखे हैं, एक्स्ट्रा फ्यूल भी रखा है, और अब की बार एरिया भी बहुत लार्ज लिया है। जो चंद्रयान 2 का लैंडर था उसमें एरिया कंपैरेटिव कम लिया था कि इसी एरिया में करना है। अब की बार हमारा इस एरिया जो है काफी बड़ा है, तो हमको यहाँ पे नहीं मिलेगा तो हम यहाँ पे करा पाएंगे। तो वो लोकेशन फिक्स कर रखी है, वो डिपेंड करता है ना कि वो भी मूवमेंट के हिसाब से कि हम कहाँ पे उसको हम और उस किस एरिया पे और उसके हम ले सकते हैं। बीइंग एन एस्ट्रोनॉमी के स्टूडेंट, कितना उत्साह है मन में, और आपके बच्चों के मन में कितना उत्साह है इस पूरे? बच्चे एस्ट्रोनॉमी के जो है वो तो मेरे ख्याल से बहुत बार क्या कहते हैं, आपका जो टेलीस्कोप हमारे पास सेलेस्ट्रॉनिक 12 इंचेस का है, रिफ्लेक्टर, तो उससे वो मून्स क्रेटर्स तो बहुत देखते हैं, और उसमें वो पूरी सरफेस को जब फुल मून होता है तो उसको देख के उसके क्रेटर्स और ढूंढते भी हैं कि कौन सा क्रेटर है, उसके हर क्रेटर का नाम होता है, तो वो सब करते रहते हैं। अब आज मून लैंड करने वाला, मून पे जो हमारा चंद्रयान जो लैंडर लैंड करने वाला है, तो उसके लिए क्यूरियोसिटी तो उसमें बहुत है। वो 2-3 दिन से हम लोग कुछ ना कुछ एक्टिविटीज कर रहे हैं। 2 दिन के भी एक वर्कशॉप सेमिनार टाइप का किया था, उसमें भी बच्चों को चंद्रयान के बारे में बताया गया। बच्चों ने भी निबंध प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट किया और इसके बारे में बहुत सी बातें की। पोस्टर्स बनाए, पोस्टर्स यहाँ रखे भी हम आपको दिए हैं, तो बच्चों ने पोस्टर्स बनाए, स्पीचेस दी। तो तैयारियां तो वो बच्चे कर ही रहे हैं, और एक्साइटमेंट तो हाई उनमें, क्योंकि बहुत से बच्चे जो हैं वो इस मिशन में, हमारे फिजिक्स डिपार्टमेंट की ही ऋतु कांडाल जो है वो इस मिशन में एक मेंबर है, इंपॉर्टेंट मेंबर है, और लखनऊ विश्वविद्यालय की पढ़ी हुई। तो हर बच्चा जो है, खासतौर से गर्ल्स में भी बहुत एक्साइटमेंट है कि एक वो लेट वहाँ पहुँच चुकी, तो हम क्यों नहीं पहुँच सकते। तो इस तरह के बहुत तरह के एक्साइटमेंट है। कोई इस फील्ड में जाना चाहता है, कुछ देखना चाहता है, कोई मतलब हर तरह से कोई इन्वॉल्व होना चाहते हैं, तो दे आर मतलब काफी एक्साइटेड है। इवन हम लोग में बड़ा एक्साइटमेंट है कि वो कब घड़िया और देखें कि हमारा लैंडर। बिल्कुल, देखिए डिपार्टमेंट के जो लोग हैं उनके अंदर तो उत्साह ही है, वहीं पूरे देश में भारतवासियों के अंदर उत्साह है। पूरा विश्व इस लैंडिंग की तरफ निगाहें लगाए हुए है कि क्या होगा आज शाम को। हालांकि सबकी निगाहें उसी तरफ हैं, और हम भी उस चीज़ों को, उस वक्त के साक्षी बनेंगे जब हमारा जो चंद्रयान है वो लैंड करेगा। इसी तरीके से आप बने रहिए एबीपी लाइव के साथ। मैं विवेक राय।